हेलो बच्चों, यह है लेक्चर नंबर 6 का दूसरा खंड। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर। तो आइए जानते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है। शीत युद्ध के दौरान जब 15-20 साल गुजर गए 1970 के दशक में लगभग, तो लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं महाशक्तियाँ जो है अपनी आर्थिक सहायता के नाम पर या किसी और के नाम, आर्थिक सहायता, सैन्य गठबंधन, इन सब के नाम पर अपना वो उल्लू सीधा कर रही हैं और बाकी राष्ट्रों का शोषण कर रही हैं। मतलब जो विकासशील देश थे उन लोगों ने मांग की कि हमें एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था चाहिए, और इसमें सबसे प्रमुख मांग गुटनिरपेक्ष आंदोलन की थी। इसमें ज़्यादातर अल्पविकसित और विकासशील देश ही जुड़े हुए थे। इन लोगों ने ये कहा कि जो अभी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है उस समय की, वो एक तरह से शोषणपूर्ण है, कपटपूर्ण है और ये विकसित देशों के हितों के अनुरूप है। अतः इसे समाप्त करके एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया जाए जहां सभी देशों का विकास सुनिश्चित हो सके। वाकई में यही एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है। अगर आप ये इंग्लिश में से कहते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये आया कब? ये 1972 में अंकटाड की एक रिपोर्ट के जरिए सबसे पहली बार इसकी चर्चा की गई। 1972 में अंकटाड क्या है? यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र संघ का एक एजेंसी है, एक सम्मेलन है जिसका नाम पूरा संयुक्त राष्ट्र विकास एवं व्यापार सम्मेलन या यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसने एक रिपोर्ट जारी की 1972 में और ये कहा कि अगर वैश्विक प्रणाली में कोई सुधार, व्यापार प्रणाली में कोई सुधार कर दिए जाएँ तो उससे विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों और विकसित देशों को विकास का समान अवसर मिलेगा। और वहीं से बात शुरू हुई नियो की या न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर या नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की। तो आपसे अतिलघुत्तरीय प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि ये नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है। इंग्लिश में भी पूछ सकता है नियो क्या है, NIEO। हिंदी में भी ऐसे लिख सकता है NIEO या नियो क्या होता है। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि नियो या नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में पाई जाने वाली असमानताओं और असंतुलनों को समाप्त करने की पक्षधर है और एक ऐसी विश्व आर्थिक व्यवस्था बनाने की वकालत करती है जहां सभी देशों का समान विकास सुनिश्चित हो सके। इस रिपोर्ट में जो अंकटाड ने जारी की थी, इस रिपोर्ट में 4-5 चीज़ें बताई गई थी कि अगर ये कुछ व्यापार में सुधार हो तो इससे नई जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनेगी उसमें क्या क्या हो सकता है। हम लोगों को वही देखना है कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में क्या होगा। तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में देखें तो सबसे पहला है अल्पविकसित देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा। हम लोगों ने देखा था कि शीत युद्ध के दौरान जो नव उपनिवेशवाद का दौर चला, जहाँ महत्वपूर्ण जो शक्तियाँ थीं उन लोगों ने वहाँ के जो छोटे देश थे उनके प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर रखा था। एक तरह से उनका शोषण करते थे क्योंकि उनके पास पूंजी थी, तकनीकी थी विकसित देशों के पास। तो विकसित देश पूंजी और तकनीकी के बल पर अल्पविकसित और विकासशील देशों की जो प्राकृतिक संसाधन होते थे, जैसे खनिज संसाधन हो गया, तेल हो गया या रॉ मटेरियल्स, जितने कृषि चीज़ें हो गई, इन सब का उपयोग वो लोग करते थे। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास गेहूँ हो लेकिन उससे बिस्किट बनाने वाली मशीनें ना हो और साथ में उसके लिए पूंजी भी ना हो, तो हमारा गेहूँ तो बिस्किट नहीं बनेगा और हम उसे गेहूँ के रेट में बेचते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास पूंजी है उस पूंजी के बल पर वो मशीन खरीदते हैं, हमसे गेहूँ सस्ते दामों पे खरीदते हैं और उसका बिस्किट बनाकर महंगे दामों पर वो गेहूँ बेची जाती है। तो इस तरह से सारा लाभ कौन लेता है? उद्योगपति लेता है, पूंजी लेता है, जबकि किसान को उसका लाभ नहीं मिलता है। ठीक यही काम करते हैं विकसित और विकासशील देश। विकासशील देशों के पास संसाधन तो हैं लेकिन उनके पास पूंजी और तकनीकी की कमी है। पूंजी और तकनीकी की कमी के चलते प्राकृतिक संसाधनों पर एक तरह से उन विकसित देशों का अधिकार होता है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में होगा क्या? उसने कहा कि अगर कुछ व्यापार में बदलाव किए जाएं और तो उससे क्या होगा, प्राकृतिक संसाधनों पर जो अल्प विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनका नियंत्रण स्थापित होगा और इससे उनका विकास सुनिश्चित हो सकेगा। दूसरा है अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजारों तक होगी। इसका मतलब है कि अभी स्थिति क्या होती है कि अभी जब हम सामानों की गुणवत्ता देखते हैं तो हर व्यक्ति गुणवत्तापूर्ण सामान खरीदना चाहता है और गुणवत्ता कहाँ से आती है? नई तकनीकी के जरिए। और चूँकि तकनीकी अल्प विकसित देशों के पास नहीं है, सत्य उनमें गुणवत्ता नहीं होती और इसलिए किसी भी बाज़ार में जो गुणवत्तापूर्ण सामान होते हैं वे ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, ज़्यादा उनकी मांग होती है, जो कि जिनमें गुणवत्ता नहीं होती है उनकी मांग अत्यंत कम होती है। आप खुद एक उदाहरण से समझ लीजिए कि अगर दो चीज़ें, मिठाइयाँ बिक रही हों किसी बाज़ार में, एक अच्छी तकनीकी से बनाई गई हो, अच्छी पूंजी लगा करके बनाई गई हो, तो मिठाई की डिमांड ज़्यादा होगी और जहाँ पर
मिलावट होगी, तकनीकी की कमी होगी, हाथ से बनाई हुई ना तो देखने में अट्रैक्टिव होगी ना कुछ होगा, उसकी मांग कम होगी। और इस तरह से फिर क्या होगा, जो तकनीकी से बनाई गई मिठाइयाँ होंगी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव करती हैं और वो ज़्यादा बाजार में पहुँचती हैं और बिकती हैं। ठीक वही स्थिति है। विकसित देश जो हैं, विकसित देश नई नई तकनीकियों के जरिए या उनके पास पूंजी है, तकनीकी है, उसके जरिए वो हमारे बाज़ारों तक या अल्प विकसित देशों के बाज़ारों तक तो पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो सामान उपलब्ध नहीं है। वो तकनीकी के जरिए सामान सस्ता कर देते हैं, गुणवत्तापूर्ण बनाते हैं, इससे उनका सामान बिकता है। लेकिन उन देशों में जब अल्प विकसित देशों के सामान पहुँचते हैं तो बिक नहीं पाते हैं, इस नाते वो वहाँ से बाजार से बाहर हो जाते हैं। लेकिन नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में जहाँ तकनीकी का हस्तांतरण हो जाएगा तो अल्प विकसित देश भी गुणवत्तापूर्ण सामान बना सकते हैं, सस्ते सामान बना सकते हैं, वो कम्पिटिटिव हो सकते हैं, प्रतिस्पर्धा हो सकती है उनमें। और इस तरह से पश्चिमी देशों के बाज़ारों में भी अल्प विकसित देशों की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। तीसरा है, पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। अभी हमारे पास अल्प विकसित और विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या है पूंजी नहीं है, और पूंजी नहीं है तो रिसर्च नहीं होता है और अनुसंधान नहीं हो पाते हैं। अनुसंधान के अभाव में नई तकनीकी विकसित नहीं हो पाती है। और हम फिर क्या करते हैं, अल्प विकसित देश या विकासशील देश वो नई तकनीकी हमेशा कहाँ से मंगाते हैं, विदेशों से। और वो उस तकनीकी के जरिए हम अपना विकास सुनिश्चित करते हैं, लेकिन उसके बदले में हमसे कीमत वसूल करते हैं। और हम ये सोचते हैं कि अनुसंधानों पर खर्च करने से बेहतर है कि तकनीकी वहाँ से ले ली जाए। इससे हमारी अधिकांश पूंजी उन देशों को चली जाती है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में क्या होगा कि प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी, क्योंकि हमारे रिसर्च या जो विकासशील देशों पर रिसर्च है उस पर पैसा कुछ विकसित देशों को भी देना होगा। ठीक है। और चौथी चीज़ है, अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान का मतलब होता है जैसे वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या WTO है, विश्व व्यापार संगठन है, एशियन बैंक है। इस तरह से जो वित्त के लेन देन से संबंधित हैं या आर्थिक या जिनेवा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक फोरम, इस तरह के ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान हैं। इन संस्थानों में अभी क्या है, विकसित देशों का कब्जा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चंदा देते हैं, दान देते हैं और इन संस्थानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। और स्वाभाविक सी बात होती है कि जो जितना अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगा उसकी बात वो संस्थान उतना ज़्यादा मानेंगे। अभी भी देख हैं तो लगभग सभी सदस्य अल्प विकसित और विकासशील देश भी इसके सदस्य हैं, लेकिन उनकी उतनी पहुंच नहीं होती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। जैसे जैसे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में अल्प विकसित देशों का विकास सुनिश्चित होगा तो इन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भी इनकी भूमिकाएं बढ़ेंगी। उदाहरण के लिए कभी 1991 में जब भारत में आर्थिक संकट आया, भारत विकासशील देशों की श्रेणी में था, तो IMF से पैसा लेने के लिए उसे तमाम शर्तें माननी पड़ी। लोन लेने के लिए कई शर्तें IMF ने लगाई भारत के ऊपर, और आज स्थिति ये रही, लगभग 2013-14 में भारत ने लगभग सबसे ज़्यादा सोना खरीदने वाले देशों में, जो IMF ने बेचा था। IMF के पास भी संकट आ गया पैसे की, तो उसने अपना गिर रखा हुआ सोना बेचना शुरू किया और भारत खरीदारों में सबसे पहले स्थान पर था। इसलिए आज भारत की स्थिति पहले की अपेक्षा 1990 की अपेक्षा ज़्यादा सुदृढ़ हो गई और भारत की सुनी जाती है। ठीक उसी तरह से जब अन्य अल्प विकसित देश भी अपना विकास सुनिश्चित कर लेंगे तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भी इनकी भी भूमिका बढ़ेगी। संक्षेप में आप इतना जान लीजिए कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में होता क्या है। कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एक तरह से काल्पनिक स्थिति है जहाँ मांगा गया कि ऐसी आर्थिक व्यवस्था हो जहाँ सबका विकास सुनिश्चित। और ये होगा कैसे? विकसित देशों से मांग किया विकासशील देशों ने कि हमें टोटल जितनी वैश्विक पूंजी उनके पास है उसका 7% राशि अल्प विकसित और विकासशील देशों को सौंप दिया जाए, क्योंकि ये राशि भी उन लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके ही किया, और प्राकृतिक संसाधन किसके थे? अल्प विकसित और विकासशील देशों के थे। इसलिए तो पहली चीज़ है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग में पहली मांग होती कि 7% पूंजी विकासशील और अल्प विकसित देशों को सौंपा जाए। दूसरा है तकनीकी का हस्तांतरण किया जाए। जितनी भी नई तकनीकी उन लोगों के पास आती है उसका उपयोग सिर्फ वही नहीं करें बल्कि अल्प विकसित और विकासशील देशों को भी दिया जाना चाहिए। तो पूंजी के भी हस्तांतरण और साथ साथ तकनीकी का भी। उसी तरह से बाज़ारों के लिए कहा गया कि विकासशील देश अपने बाज़ार नहीं खोल सकते। खोलने का मतलब होता है कि जो विदेशी कंपनियां होती हैं उनको अपने बाज़ारों में सामान बेचने के लिए तमाम तरह के टैक्स लगाते हैं, जबकि विकासशील देश कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं टैक्स नहीं होना चाहिए। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ऐसे ही कहती है, और उस समय भी लगभग वही शुरू हुआ था वैश्वीकरण। तो कहा गया कि हर देश अपने बाज़ार ओपन कर दे, कोई टैक्स ना लगाए।
तो विकासशील देश कहते हैं कि विकसित देशों में तो उनके पास पूंजी है, वो टैक्स नहीं लगाएंगे तो उनके यहाँ सामान बिकेगा, उससे अर्जित करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पूंजी की कमी है। सरकारों को तमाम विकास के काम करने हैं, उसके लिए राजस्व की आवश्यकता है, इसलिए वो टैक्स लगाएंगे। दूसरा उद्देश्य होता है टैक्स लगाने का कि उससे अपने जो देशी उद्योग होते हैं उनका संरक्षण मिलता है। एक विदेशी कंपनी आती है, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जबकि देशी कंपनी के ऊपर टैक्स की दर कम होती है। इससे क्या होगा कि कंपटीशन बराबर होगा, प्रतियोगिता बराबर होगी। एक विदेशी कंपनी मान लीजिए आती है और एक जूता बनाती है जो 500 रुपये का है, और वही जूता भारतीय कंपनी बनाती है 1000 रुपये का है, तो माल किसका बिकेगा? विदेशी कंपनी का। ऐसी स्थिति में सरकार, उस देश की सरकार क्या करती है कि विदेशी कंपनी के ऊपर टैक्स बढ़ा देती है। अब मान लीजिए 500 रुपये टैक्स भी सरकार ने लगा दिया, उस स्थिति में अब दोनों के सामने रेट बराबर हो जाएंगे, विदेशी कंपनी का भी 1000 और देशी कंपनी का। और वो कहती है कि अब इस स्थिति में अब फेयर कंपटीशन है, प्रतियोगिता बाजार में बराबर है, अब जिसका माल बेहतर होगा उसका माल बिक सकता है। अगर ये सरकार ना करे तो होगा क्या? विदेशी कंपनी का माल बिकेगा, देशी कंपनियों का माल रह जाएगा और धीरे धीरे देशी कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी बंद हो जाएगी तो वहाँ के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और बेरोजगार होंगे तो उनको गरीबी, भुखमरी की स्थिति आएगी, और उसका भी सारा काम किसको करना होगा? सरकारों को। तो इस तरह से नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के लिए कहा गया कि वे अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं या उन्हें करना चाहिए। विकसित देश इसमें किसी तरह का अड़ंगा न लगाएं। और इसी तरह से कहा गया कि जितने पर्यावरणीय मुद्दे हैं, पर्यावरणीय मुद्दों में सब्सिडी, विकसित देश सब्सिडी छोड़ें और विकासशील देशों को वो सब्सिडी प्रोवाइड करें, उपलब्ध कराएं, ताकि वो पर्यावरण के लिए बेहतर काम कर सकें। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 7। थैंक यू।